जय हिंद दोस्तों, अपन ने भूगोल के 5 अध्याय खत्म कर लिया है। आज अपन को भूगोल को 6वां अध्याय शुरू करने हैं और 6वां अध्याय जो अपनो है वो है अपनो प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है अपने भारत में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, यानी अपने भारत में कितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके बारे में अपन को पढ़ना है। और आपको बता दें, यदि आप मेरे द्वारा पढ़ते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर में जो आएगा वो नहीं छूटेगा। तो आज आपको वीडियो जो हुई है बहुत महत्वपूर्ण हुई है, क्योंकि किसी भी चैप्टर की जो पहली क्लास होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो पहली क्लास को आप बहुत माइंड से और दिमाग से सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। रटेगा कोई नहीं। बस आप लोग कुछ नहीं कीजिए, मैप रखिए, मैप पर देखते चलिए कहाँ पर कैसा क्या है उसको उस पर रखिए, आपको बहुत लंबे समय तक याद बना रहेगा। और मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको डिटेल से विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। तो आज का जो चैप्टर होगा अपना प्राकृतिक वनस्पति होगा, उसको अपन आज पढ़ते हैं और अपन देखते हैं कि अपने भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, कितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो आपको वनस्पति पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि अपन ने अभी तक जो पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो स्थलीय आकृति है, इस स्थलीय आकृति में बहुत विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं, जैसे कि मिट्टी के बारे में, पर्वत पठार मैदान, हर एक चीज़ विभिन्न विभिन्न प्रकार के रूपों में वर्णित है। तो उसी प्रकार आपको भारत में जो वनस्पतियां हैं वे भी कई प्रकार से होती हैं। तो चलो आओ अपन देखते हैं आज का जो अपना प्राकृतिक वनस्पति का टॉपिक होता है उसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपके सामने एक मैप दिखा रहा होगा, इस मैप में हमें भारत का नक्शा दिख रहा है, ठीक है। इस नक्शे को अपन अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पहले तो इस नक्शे में हम आपको जो वनस्पतियां हैं उनको मुख्य रूप से बताया गया है कि कौन सी वनस्पति वाला क्षेत्र कहाँ पर होता है, ठीक है। यदि हम सबसे ऊपर बात करते हैं तो ये अपना पहला वाला भाग हो जाता है। इस पहले वाले भाग में हम बताएं आपको तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कैसी वनस्पति है। तो आपको पता है कि हिमालय पर्वत हमारे उत्तर में स्थित है, जहाँ पर बर्फ़ जमी होने के कारण यहाँ शीत कैसी है, शीत यानी शीत वनस्पति के रूप में पाई जाती है। और इन्हीं को अपन पर्वतीय वन भी बोला जाता है, यानी इन्हीं को अपन पर्वतीय वन भी बोलते हैं। तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा जो अपना होगा एक, इसका नाम हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय वन, और इन्हीं को अपन पर्वतीय वन के नाम से जानते हैं। तो अपन लिखते भी चलेंगे। जो अपना नंबर 1 हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन, और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, पर्वतीय वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्वतीय वन भी बोलते हैं। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ऊपर अपना जे वाला हिस्सा, जे वाला हिस्सा, ए वाला हिस्सा, ए वाला हिस्सा, ये 3 हिस्से आपको दिख रहे हैं ना, ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन है और इन्हीं को अपन पर्वतीय वन के नाम से भी जाना जाता है, जानते भी हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अपन कहाँ पर, इसी के साइड में आपको ये वाला क्षेत्र दिख रहा होगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन आ जाएगा, आपका ये वाला क्षेत्र आ जाएगा और ये अपना पश्चिमी घाट आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये अपने कौन से हो जाएंगे, तो आपको पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत का जो हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर पानी ज़्यादा बरसता है इसलिए यहाँ पर सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा हिस्सा आपको बीच में दिख रहा होगा ब्लू कलर की, चौकोर कलर का होता है, इसको अपन तीसरा नाम दे देते हैं और इसको बोले जाएंगे, इसको उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति या पतझड़ वन, ठीक है। तो अपन तीसरा नंबर किसको देंगे, इसको देंगे और इसको बोल देंगे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या वनस्पति, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद आपको दिख रहा होगा ए वाला क्षेत्र, कौन सा अपना ए वाला, तो ये आपके हो जाएंगे आपके कांटेदार झाड़ियाँ। वाले वन, ठीक है, इसको अपन चौथा नंबर दे देते हैं। पांचवा नंबर आपको देखना पड़ेगा, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ब्लैक स्पॉट, यहाँ पर ब्लैक स्पॉट, यहाँ पर ब्लैक स्पॉट, और ये अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर भी ब्लैक स्पॉट है, और यहाँ पर लक्षद्वीप को भी अपन ले लेते हैं, ठीक है। तो जो अपना पांचवा नंबर होगा, ये पांचवा नंबर हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा डेल्टाई वन। किसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन डेल्टाई वन। तो ये हमने जो आपको बताया है, जो अपना मैप है, मैप के अनुसार जो वनस्पति आपको दिख रही है, ये मुख्य रूप से 5 भागों में अपन ने इसको देख लिया है। अभी आगे जाकर इसको अपन को छोटे छोटे खंडों में बांट के पढ़ना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपन कहाँ पर, अपनी प्राकृतिक वनस्पति पे। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन बनता है, वनस्पति किसे बोलते हैं, वनस्पति किसे कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक क्षेत्र विशेष पर उगने वाले पौधों के समूह को वनस्पति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो वनस्पति बोलते हैं। लिखते भी चलेंगे अपन और सीखते भी चलेंगे, ठीक है। तो आपका पहला पॉइंट वनस्पति से होगा, तो एक क्षेत्र विशेष पर उगने वाले पौधों का समूह आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है वनस्पति कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, वनस्पति कहलाता है। हर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो एक क्षेत्र विशेष पर उगने वाले पौधे के समूह को क्या बोला जाता है, वनस्पति बोलते हैं। अच्छा, वनस्पति तो समझ में आ गई। अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ, प्राकृतिक वनस्पति किसे बोला जाता है। आप समझना, आप लॉजिक को चैन लगा के चलते चलेंगे अपन लोग, तो आपको याद बना रहेगा। तो अब प्राकृतिक वनस्पति क्या अलग से होती है, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट होकर यहाँ पर देखना पड़ेगा। जो प्राकृतिक वनस्पति होती है, तो वो पौधों का वो समूह होता है जहाँ पर व्यक्तियों का हस्तक्षेप ना हो। क्या ना हो, आदमियों का, मानव का हस्तक्षेप ना होता है, उसको अपन प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति के रूप में हम क्या देखते हैं कि जहाँ मानव रहित पौधों के उगे समूह को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। तो आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे, एक तो वनस्पति अपनी, दूसरी प्राकृतिक वनस्पति। यदि हम वनस्पति की बात करते हैं तो एक क्षेत्र विशेष पर उगने वाले पौधे अपने वनस्पति कहलाएंगे, और प्राकृतिक वनस्पति में क्या होता है, उसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और वो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, उगते हैं, उसे ही अपने प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। अब इसी को एक नाम से और भी जानते हैं कि इन्हें अक्षत वनस्पति भी बोलते हैं, यानी अक्षत वन भी बोलते हैं। जो अपनी प्राकृतिक वनस्पति है उसी को अपन क्या बोलते हैं, अक्षत वन या अक्षत वनस्पति भी बोलते हैं। तो इसी को अपन आगे एक और लिख देते हैं, क्या बोलते हैं, अक्षत वन या वनस्पति बोलते हैं, ठीक है। तो अपन ने ये तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके होंगे कि एक क्षेत्र विशेष पर उगने वाले पौधों का समूह होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, तो वनस्पति बोलते हैं।
और जहाँ मानव रहित यानी मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है वहाँ पर उगने वाले पौधों के समूह को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं, या अक्षत वन या उसी को अक्षत वनस्पति भी बोला जाता है। अब आपको आ जाना है भारत की भौतिक रूप से जो वनस्पति बांटी गई वे कितने प्रकार से बांटी गई। तो आपको भारत की भौतिक प्रकार से बांटी गई जो वनस्पति हैं वो 6 प्रकार से अभी तो पढ़ना है। उनको कितने प्रकार से पढ़ना है, अपन को 6 प्रकार से पढ़ना है। ये आपको पूरा एक बड़े रूप में बता दिया। अब 6 प्रकार की वनस्पति कौन कौन होती हैं तो वो आपको देखना है। तो पहली अपनी हेडिंग डाल लेते हैं, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। अपन हेडिंग डाल देते हैं, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। यदि हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं तो इसको अपन को कितने प्रकार से पढ़ना है, तो 6 प्रकार से पढ़ना है। कितने प्रकार से पढ़ना है, 6 प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कौन सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अच्छा, अब आपको ये समझना है, ठीक है। आपको शब्द से ही वनस्पति को पकड़ना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए उष्णकटिबंधीय, क्योंकि अपना जो भारत है वो लगभग 50% से भी ज़्यादा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और सदाबहार का मतलब है यहाँ पर गर्मी के साथ साथ पानी ज़्यादा मात्रा में बरसता हो। जब जहाँ गर्मी के साथ ज़्यादा मात्रा में पानी बरसता है तो वहाँ पर जो वनस्पति पाई जाएगी वो आपकी हो जाएगी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब यहाँ मैप पर आते हैं और हम देखते हैं कि अपने भारत में सदाबहार वन कहाँ पर है। तो आपके सामने लिखा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो आपको देखना है जो अपनी पश्चिमी घाट है ये वाला, और अपना पूर्वोत्तर भारत का जहाँ उच्च पहाड़ियों वाला क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पर आपको सदाबहार वन मिलने वाले हैं। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि इसमें जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है इसमें कुछ पॉइंट होते हैं जिनको अपन को याद करके चलना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि जहाँ पर, कहाँ पर, पहला पॉइंट आपका हो जाएगा जहाँ पर वर्षा कितनी होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक हो, वहाँ पर आपकी कौन सी वनस्पति पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद करके चलना है, यह वनस्पति हमारे कहाँ कहाँ पाई जाती है भारत में। तो आपको याद करना है यह हमारी वनस्पति सह्याद्री, शिलांग पहाड़ियाँ, कौन कौन, शिलांग पहाड़ियाँ, पूर्व उत्तर पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ। इसके बाद यह वनस्पति आपकी अंडमान और निकोबार के साथ साथ लक्षद्वीप पर भी पाई जाएगी, ठीक है, लक्षद्वीप पर भी पाई जाएगी। तो अब देखो आप लोग यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, जो अपना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है इस सह्याद्री, श्रीलंका पठार, पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ, अंडमान और निकोबार, इसके बाद लक्षद्वीप। अब आप यहाँ पर दिमाग लगाइए कि अपनी जो भारत की हमने वर्षा बताई थी वो कहाँ कहाँ पर ज़्यादा होती है। तो देखो पश्चिमी घाट हमने बताया था, यहाँ पर भी ज़्यादा बरसात होती है, और यहाँ पर तो आपको पता भी है कि यहाँ पर तो वैसे ही विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इस वाले क्षेत्र पर वर्षा ज़्यादा होती है। और सबसे पहले हमने क्या बताया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 22 मई को वर्षा स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पर भी पानी ज़्यादा मात्रा में बरसता है।
तो यहाँ पर जो वनस्पति उगेगी उस वनस्पति का भाग क्षेत्र जो कौन होगा अपना, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वाला वन हो जाता है। अब यहाँ पर पाए जाने वाले पौधे, तो यहाँ पर पाए जाने वाले पौधे कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर पाए जाने वाले पौधे जो होंगे अपने, तो यहाँ पर महोगनी इम्पोर्टेंट है, याद करके चलेंगे, महोगनी, रोजवुड, महोगनी, रोजवुड, इसके बाद आपकी आवनूस, जारुल, आवनूस, जारुल, बांस, सिनकोना तथा रबर, रबर के पौधे पाए जाते हैं। क्या होते हैं, रबर के पौधे होते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, आपको हमने बताया है कि जो अपना पश्चिमी घाट है इसको बांटा गया है दो भागों में, ठीक है। क्या भागों में बांटा गया है, दो भागों में। ऊपर का भाग हो जाएगा आपका उत्तरी सह्याद्री और नीचे का भाग हो जाएगा आपका दक्षिण सह्याद्री, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, जो उत्तरी सह्याद्री है यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उन्हें सोलास वन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सोलास वन। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि जो उत्तरी सह्याद्री है, कौन सी है, उत्तरी सह्याद्री। यदि हम उत्तरी सह्याद्री की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सदाबहार वन हैं वो किसके नाम से जाने जाते हैं, तो वे अपने सोलास वन के नाम से जाने जाते हैं। किसके, सोलास वन। यही तो आपके क्वेश्चन हैं पेपर के, किसके नाम जाने जाते हैं, तो सोलास वन के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद यदि हम उत्तरी सह्याद्री की बात करते हैं तो हमें दक्षिण सह्याद्री की बात करना चाहिए। तो दक्षिण सह्याद्री पर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जो अपन ने सिनकोना और रबर लिखा है। कौन कौन लिखा है, सिनकोना और रबर यहाँ पर उगाया जाता है या इनकी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो सिनकोना होता है जिसकी छाल से कुनैन की गोली बनती है, आपको पता है कुनैन किससे प्राप्त होता है, तो सिनकोना की छाल से। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग बस ध्यान से सुनते चलेंगे। तो ये वही सिनकोना है जिसकी छाल से कुनैन की वो गोली बनाई जाती है, ठीक है। और सिनकोना और रबर, रबर क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है जो हमें रबर के पेड़ से दूध के रूप में प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उसके साथ क्रिया करके उसको गर्म करके या उसकी आसमन करके उसमें से रबर बनाई जाती है। तो रबर का क्या होता है, पेड़ होता है। क्या होता है, पेड़ होता है। तो सिनकोना और रबर ये दोनों उगाए जाते हैं कहाँ पर, दक्षिणी सह्याद्री पर। किस पर उगाए जाते हैं, दक्षिणी सह्याद्री पर होती है। ये वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी सह्याद्री पर। और उत्तरी सह्याद्री में जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं उनको अपन सोलास वन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यदि इन वनों की बात की जाए तो इन वनों में एक बात और याद करके चलना, मसालों के बाग क्या होते हैं, मसालों के बागान भी देखने को मिलते हैं, बागान भी होते हैं, यानी मसाले उगाए जाते हैं। इसके बाद यदि बात की जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, अंडमान निकोबार पर इसका कितना परसेंट होता है, तो ये जो अपनी वनस्पति है इसका 95% भाग किस वनस्पति का है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को 95% कहते हैं। तो अपना है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या कर लिया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को अच्छी तरह से समझ लिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी हेडिंग पर। दूसरी हेडिंग की बात करते हैं तो भारत में पाए जाने वाले जो वन होते हैं, दूसरे प्रकार के जो वन होंगे वो हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। एक तो अपनी हेडिंग क्लियर हो गई है।
अब अपन आ गए उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। यदि उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? तो यहाँ पर होने वाली जो वर्षा होती है वो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा होती है। तो ऐसी वनस्पति या ऐसे पेड़ पौधे जो 100 से लेकर 200 की सेंटीमीटर की वर्षा के अंतर्गत आते हैं उन्हें अपन बोलते हैं उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन या पतझड़ वाले वन। तो ये वाला हिस्सा ये वही है अपना, कौन सा? जो दूसरे वाला जो नीले कलर का दिख रहा है ये वही हिस्सा है। तो इसमें कितनी अपनी, इसमें वर्षा जो होगी वो कितनी होगी आपकी? 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर की वर्षा वाले वन होते हैं। कौन से वन होते हैं? तो वर्षा वाले वन कौन से होते हैं? वन तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले वन होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगला पॉइंट क्या याद करके चल रहा है, ये वन जो हैं ये अपने कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर लॉजिक लगा के समझना है। जब जो पश्चिमी घाट है अपना, पश्चिमी घाट के पश्चिम में वर्षा ज़्यादा होती है तो ये वन कहाँ पर होंगे? पश्चिमी घाट का पूर्वी क्षेत्र कहाँ होगा आपका? तो यहाँ पर पानी कम बरसेगा। जब पानी कम बरसेगा तो यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा तो होगी। तो यहाँ पर कौन से वन होंगे अपने? तो यहाँ पर हो जाएंगे अपने कौन से? उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन हो जाते हैं। तो इसके लिए अपना क्षेत्र जो होगा, जो सह्याद्री का पूर्वी ढलान, सह्याद्री का कौन सा? सह्याद्री का पूर्वी ढलान। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो सह्याद्री का पूर्वी ढलान है वो अपना किस में चला जाएगा? तो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद उत्तर पूर्वी पठार, इसके बाद कौन सा? उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है, इसके बाद शिवालिक, इसके बाद आपका कौन आ जाएगा? भावर तथा तराई वाला क्षेत्र। तो आपको पता होना चाहिए कि देखो, आपको वैसे भी हम आपको शुरुआत से बताते आ रहे हैं कि आप लोग पहले से क्लासों को पढ़ते जाएंगे तभी आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय जो अर्धपर्णपाती वन होते हैं आपके, वो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों पर वनस्पतियाँ उगती हैं। ठीक है, हमें समझ में आ गया। इसके बाद ये कहाँ कहाँ पर है भारत में? तो ये हमारे सह्याद्री का पूर्वी ढलान। तो सह्याद्री जो अपनी है ना, अपनी दक्षिण सह्याद्री किसको बोला जाता है? पश्चिमी घाट को। तो पूर्वी ढलान ए होगा, पश्चिमी ढलान ए होगा। तो पश्चिमी पे तो अपन को मिलेगी सदाबहार वनस्पति। तो ई बगल कौन सी होने? तो अपनी ऊपर बगल कौन सी होने? उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन मिल लें। उसके बाद उत्तर पूर्वी पठार। अब उत्तर पूर्वी पठार कौन से होने? तो इतने जो पठार जो अपना झांसी शिलांग को पठार होगा, ई वाले क्षेत्र में भी जब वनस्पति मिल रहे। तो ये वाला अपना है ना, जहाँ जो रांची झारखंड का पठार जो है ना, तो यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में भी क्या है आपकी? यही वाली वनस्पति तो पाई जाती है। इसके बाद शिवालिक। अब शिवालिक आपका कहाँ है? तो ये वाला हिस्सा जो यूपी वाला हिस्सा है ना, तो इसी के अंतर्गत वो आता है। वो भाबर और तराई, जिस शिवालिक की हिस्सा तो है भाबर और तराई। अब भाबर हम आपको बता चुके थे, भाबर क्या कहलाता है? यहाँ पर गुटकाओं का जो पत्थर का होता है, पत्थर का एक विशेष पट्टी होती है जिसको अपन भाबर बोलते हैं। अब उसके बाद तराई क्या कहलाती है? तो तराई भाबर से नीचे वाला हिस्सा हो जाता है, वो तराई आ जाती है। तो यहाँ पर अपना उत्तर प्रदेश है, तो इसमें एक कौन सा है? कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? तो यही पाई जाएगी उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। बस आप लोग रटना कोई भी नहीं, बस आप समझेंगे तो आपको हर एक बात समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया? उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के बारे में भी समझ लिया है थोड़ा सा। यह 100 से 200 सेंटीमीटर के वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति है। और इसके बाद यह कहाँ कहाँ पर? सह्याद्री का पूर्वी ढलान, उत्तर पूर्व पठार, शिवालिक, भाबर तथा तराई में होती है। अब यहाँ पर पाए जाने वाले पौधे, यदि यहाँ पर पाए जाने वाले पौधों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखना हो सागवन, सखुआ, शीशम। सागवन अर्थात सागवन, सखुआ और
शीशम आपको पता होना चाहिए। अभी इसकी आपको कारण भी बता रहे हैं कि इसके किस किस में यूज होता है। तो सागवन, सखुआ, शीशम, बांस, खैर, महुआ, आम आदि। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या मिलना है, देखो हम क्वेश्चन ही बताते चलेंगे, आप लोगों को समझते चलना है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो होते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अपना मध्य प्रदेश है, इसी के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, आप दिमाग लगाइए। तो क्या आपने मध्य प्रदेश में सागवन है का? तो हाँ होता है, आपने देखा है सागवन की लकड़ी है। सखुआ नहीं पाया जाता है, सखुआ को अपन जानते नहीं, हो सकता है दूसरा नाम हो सकता है। लेकिन शीशम अपने यहाँ सखुआ नहीं पाया जाता है, ये पाया जाएगा ऊपर भावर तराई वाले क्षेत्रों में। शीशम आपने देखा, हाँ अपने यहाँ होते हैं ना। बांस, खैर, महुआ, आम, ये सारे पेड़ पौधे हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में भी है। तो ये वाला कौन सा हिस्सा है? ये वाला हिस्सा तो है कि नहीं है? तो इस हिस्से में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको याद करना चाहिए कि जो अपना सागवन, अब देखो याद करना, पेपर में पूछा जाता है सागवन, सखुआ और शीशम, इससे आपकी फर्नीचर बनती है। क्या बनता है? फर्नीचर बनाया जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा आपको जो अपनी कुर्सी, बेड वगैरह बनते हैं, जो अपना गेट वगैरह बनते हैं, तो किससे बनाए जाते हैं? तो सागवान, सखुआ और शीशम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्नीचर के लिए सबसे अच्छी लकड़ी किसको बोला जाता है? तो सागवान, सखुआ, शीशम, इन तीनों को याद करके चलेंगे। अब लेकिन एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि पेपर में आपसे पूछा जाता है कि जो सखुआ की लकड़ी है इसका यूज किस में ये किया जाता है? तो रेलवे स्लीपर, इसमें एक क्वेश्चन लिख लेना, याद कर लेना, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि जो रेलवे स्लीपर में किस लकड़ी का यूज किया जाता है। तो उसका आंसर आपको क्या देना पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा सखुआ। कौन सी लकड़ी हो जाएगी? सखुआ हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो ये तीनों किसके काम में आते हैं? एक तो आते हैं अपने किस में? फर्नीचर में, किस में आ जाएंगे आपके? फर्नीचर में। और दूसरा सखुआ जो होता है वो किसके काम में आता है? तो रेलवे स्लीपर बनाने में। किसमें? इसमें रेलवे स्लीपर बनाने में आता है, ठीक है। इसके बाद यदि थोड़ा सा और पूछा जाए तो यहाँ पर देखो और भी पेड़ पाए जाते हैं, चंदन के पेड़ भी पाए जाते हैं इसी में, और त्रिफला जो कि अपनी औषधि का काम करता है, ये भी आपका इसी वन में पाया जाता है। तो आपने देखा कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तो अपन ने इसको खत्म कर दिया है। अब अपनी जो तीसरी हेडिंग हो जाएगी, वो तीसरी हेडिंग कौन सी होगी? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगली हेडिंग कौन सी हो जाएगी? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो अब आपको इस मैप में एक बार और देख लें अपन कि उष्णकटिबंधीय शुष्क सूखा कहाँ पर है? राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान। और एक छोटी सी पट्टी कहाँ पर है? यहाँ बीच पर भी है, क्योंकि आप इसी को तो बोला जाता है क्या? विदर्भ। इसी को क्या बोला जाता है? विदर्भ, क्योंकि यहाँ पर पानी बरस नहीं पाता है। तो यहाँ पर भी कैसे पेड़ पौधे होंगे? तो शुष्क पेड़ पौधे होंगे। अच्छा, तो दूसरी चीज़ आपको क्या याद करके चलना है? जो अपनी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, इसके लिए बरसात कहाँ से कहाँ तक होती है यहाँ पर? तो आपको याद करके चलना है कि जहाँ पर 70 से 100, कहाँ पर? 70 से 100, यानी कि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो कितनी होती है? 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले वन होते हैं। वर्षा वाले क्या होते हैं? ये वन होते हैं या वनस्पतियाँ होती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या याद करके चलना है? ये हमारे कहाँ पर होता है? इनमें क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करके, इनमें ऊंचे पेड़ नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? ऊंचे पेड़ नहीं पाए जाते हैं। और जो पेड़ होते हैं वे किस में बदल जाते हैं? झाड़ियों में, और कांटेदार झाड़ियों में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? कांटेदार झाड़ियों में क्या हो जाते हैं? ये पेड़ बदल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बरसात क्या होती है? कम होती है, इसलिए कांटेदार
झाड़ियों में बदल जाती हैं। ठीक है, अच्छा ये ए वाला जो क्षेत्र होता है, ए वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा अत्यधिक चराई से प्रभावित क्षेत्र है। कैसा है? अत्यधिक चराई से प्रभावित क्षेत्र किसको बोला जाता है? तो अब आपका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो वन होते हैं वो लोगों के द्वारा अत्यधिक चराई वाला क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वनस्पति होती है जानवरों के हिसाब से छोटे छोटे झाड़ झुरमुट टाइप के होते हैं जो यहाँ पर चारा गाय का काम करते हैं। तो ये वाले जो वनस्पति पर्णपाती वन होते हैं वो किससे प्रभावित होते हैं? तो अत्यधिक चराई से प्रभावित होते हैं। अब अगला पॉइंट, इसमें ये पेड़ अपने कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये अपना MP, UP, महाराष्ट्र, ये अपने कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? MP, UP, महाराष्ट्र, MP, UP, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे आपकी अगली हेडिंग हो जाएगी, आपकी चौथी हेडिंग हो जाएगी कटीले वन एवं झाड़ियाँ। अब ये भी कहाँ मिलना है? क्योंकि जो वाला हिस्सा है ये अपना पश्चिम राजस्थान, पूरब जो ये वाला हिस्सा है ना पूर्वी राजस्थान का है। तो अब ये वाला हिस्सा कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। कौन सा? कटीले वन एवं झाड़ियाँ, कटीले पेड़ एवं झाड़ियाँ। तो चौथी हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी? चौथी हेडिंग आपको क्या डालना है? तो चौथी हेडिंग हो जाएगी आपकी कटीले वन एवं झाड़ियाँ। क्या हो जाएगी? कटीले वन एवं झाड़ियाँ। ठीक है, अच्छा यदि हम कटीले वन एवं झाड़ियों की बात करते हैं तो ये याद करके चलेंगे। देखो एक कटीले वन एवं झाड़ियाँ होती हैं, यहाँ पर वर्षा कितनी होगी? तो यहाँ पर वर्षा, अब देखो अपना का वर्षा का अनुपात कम होता जा रहा है। जैसे जैसे हम वनस्पति को पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है? वर्षा का अनुपात कम होता जा रहा है। तो आप रटना कोई भी नहीं, बस समझना। तो यहाँ पर जो कटीले वन एवं झाड़ियाँ हैं यहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। क्या होता है? यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 70 सेंटीमीटर से भी कैसी होती है? कम होती है। तो कौन सी वनस्पति में होती है? ये कटीले वन एवं झाड़ियों में होती है। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या याद करना है आपको? यहाँ पर पाए जाने वाली वनस्पति कौन कौन सी होती है? तो बबूल, खजूर, बबूल हो जाता है, खजूर हो जाता है, कैक्टस, नागफनी आदि। ये वाला क्षेत्र किस में आ जाता है आपका? तो ये आ जाता है कटीले वन एवं झाड़ियाँ में। इसके बाद यदि बात बताएं तो आपको पता होना चाहिए कि इंदौर से लेकर, अब जे वाला जो क्षेत्र बताया था यही तो है, ये इंदौर से लेकर कहाँ तक? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल तक एक अर्धचंद्राकार पेटी में फैला है। तो दूसरा पॉइंट क्या याद करेंगे? इंदौर से लेकर कहाँ तक? इंदौर से लेकर कुर्नूल तक। कहाँ तक? कुर्नूल तक यह एक अर्धचंद्राकार पेटी में फैला है। कौन फैला है? तो अपना कौन सा? कटीले वन एवं झाड़ियाँ यहाँ पर फैली हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये हमारी गुजरात, राजस्थान में मुख्य रूप से, और इसके बाद पंजाब, कहाँ पर? पंजाब में पाई जाती हैं। और इसके अलावा MP से लेकर आंध्र प्रदेश तक कहाँ पर? एक अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में भी पाई जाती हैं। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो हमने क्या किया? चौथा वाला कटीले वन है जो अपने वो 70 सेंटीमीटर से भी कम वाले वर्षा वाले क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति होती है। यहाँ पर बबूल, खजूर, कैक्टस, नागफनी आदि जो कटीले वन होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उनकी वो वनस्पति पाई जाती है। और इंदौर से लेकर कुर्नूल तक अर्धचंद्राकार पेटी में जो अपना फैला है ये वही वाला हिस्सा है जो कैसा है अपना? तो कटीले वन एवं झाड़ियों वाला हिस्सा हो जाता है। इसके बाद अगर हम स्थान
वन की बात करते हैं तो राजस्थान, गुजरात और पंजाब। राजस्थान में ज़्यादा मात्रा में, गुजरात, पंजाब में, हरियाणा के छोटे दक्षिण में, क्योंकि जो रेगिस्तान से प्रभावित चीज़ होगा ना तो वहाँ पर पाया जाता है। थोड़ा बहुत तो आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं अपन अगली हेडिंग पर। तो अगली हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी? पाँचवीं हेडिंग हो जाएगी आपकी, जो पाँचवीं हो जाएगी पर्वतीय वन। पर्वतीय वन। यदि हम पर्वतीय वन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अब यहाँ समझना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पर्वतीय वन जो होते हैं ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इनमें क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? जो पर्वतीय वन होते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा है, इनमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है। और दूसरा एक बात और याद करके चलना है, जो अपना पर्वतीय वन होते हैं, ऊपर वाला जो ठंडी वाला क्षेत्र वाला वन होता है, वो वाले पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी लकड़ी जो होती है कमज़ोर एवं हल्की होती है। कैसी होती है? कमज़ोर एवं हल्की होती है। अभी आपको हर एक चीज़ समझाएंगे, लॉजिक के अनुसार आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन लिखते भी चलेंगे। जो पर्वतीय वन होते हैं इनमें ऊंचाई बढ़ने के साथ क्रमिक परिवर्तन आता है, ठीक है। इनमें ऊंचाई किसके साथ? ऊंचाई बढ़ने के साथ क्रमिक परिवर्तन आता है। और जब क्रमिक परिवर्तन आता है तो ये उष्णकटिबंधीय से लेकर कैसे वन हो जाते हैं? उष्णकटिबंधीय से लेकर अपने कैसे अल्पाइन वन बन जाते, अल्पाइन वन तक होते हैं। अल्पाइन वन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अल्पाइन वन हो जाते हैं। क्योंकि जो अपनी पर्वतीय जो वन होते हैं वो नीचे की ओर, जैसे अब जब नीचे वाला हिस्सा कैसा हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से आ जाएगा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी इनमें परिवर्तन होता जाएगा, वैसी वैसी ऊंचाई के साथ ये पेड़ पौधे जो होते हैं अल्पाइन वन हो जाते हैं। और यहाँ पर कैसे पेड़ पौधे हो जाते हैं? शंकुधारी पेड़ हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? शंकुधारी पेड़ हो जाते हैं, ठीक है। तो अपना अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर 1500 मीटर की ऊंचाई पर पर्णपाती वन मिलते हैं। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद करके चलना है, जो 1500 मीटर की ऊंचाई पर पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे मिलते हैं? पर्णपाती वन मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? पर्णपाती वन मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि 1500 से 3500 की मीटर की ऊंचाई होती है, यदि इन वनों में 1500 से कहाँ तक की? 3500 की ऊंचाई पर जो वन मिलते हैं वो वन अपने कोणधारी, कैसे? कोणधारी वन होते हैं। उन्हीं को अपन शंकु वन भी बोलते हैं। कैसे वन बोलते हैं? शंकुधारी वन भी बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो अपना पर्वतीय वन होते हैं 1500 की मीटर की ऊंचाई पर ये पर्णपाती वन होते हैं, क्योंकि इनके पत्ते झड़ने लगते हैं, ठीक है। और 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर जो वन होते हैं उन्हें कोणधारी वन या कैसे वन बोलते हैं? शंकुधारी वन बोलते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये वन जो होते हैं इनकी लकड़ी कैसी होती है? यदि हम इनकी लकड़ी की बात करते हैं तो इनकी लकड़ी हल्की होती है। कैसी होती है? वजन में कैसी हो जाती है? हल्की होती है। और यह वन जो होते हैं अपने यहाँ पर पाए जाने वाले वन कौन कौन से हैं? तो देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर, यहाँ पर देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर, चीड़ आदि वन पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक क्वेश्चन और भी बनना हो जाए। जो हमने अल्पाइन वन बोलो है वो 2800 से कितने से? 2800 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो अल्पाइन वन पाए जाते हैं। यही क्वेश्चन आपको याद करके चलना है। और ये अपने जो वन होते हैं जो कहाँ हैं अपने? तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की स्थिति में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपने सुन लिया, क्योंकि जगह नहीं बची तो लिख नहीं पाएंगे अपन, ठीक है। तो अपन ने क्या कर लिया? जो पर्वतीय वन वो भी खत्म हुआ। अब अपना लास्ट वन बचता है अपना ज्वारीय वन। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं? अपन इसको मिटा लेते हैं। थोड़ा सा आप समझते चलना है, ठीक है। तो इसका पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अपन ज्वारीय वन को बता देते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था?
कि अपन ने जो वनस्पति देखी थी उसमें अपन ने क्या है, एक क्षेत्र विशेष पर उगने वाले पौधे के समूह को अपन क्या कहते हैं, वनस्पति बोलते हैं। थोड़ा समझ लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे का एक हेडिंग बचती है वो अपन बाद में कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ पर मानव रहित पौधे के उगे समूह होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं, या उन्हीं को अपन अक्षत वन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भारत में प्राकृतिक वनस्पति को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो 6 प्रकार से बांटा गया है, ठीक। इसके बाद उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर, यही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ पर कौन से वन होते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। इसके लिए हमने क्या बताया था, सह्याद्री, शिलांग की पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हमने इसमें देखा था। इसमें महोगनी, रोजवुड, आबनूस, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद करते चलना। जारुल, बांस, सिनकोना तथा रबर। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको क्या बोला जाता है, आपको पता है, सौलास वन। क्या बोला जाता है, तो सौलास वन बोला जाता है। इसके बाद दक्षिण सह्याद्री पर सिनकोना तथा रबर को उगाया जाता है, यहाँ रबर के पेड़े मिलते हैं। और ये जो अपना सह्याद्री वाला क्षेत्र है इसमें मसालों के बागान भी होते हैं। अंडमान निकोबार का 95% इसी वनस्पति से घिरा हुआ है, ढका हुआ है, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, वहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो सह्याद्री का पूर्वी ढलान हो जाता है, उत्तर पूर्व पठार हो जाता है, शिवालक, भाबर एवं तराई। अब ये आपको देखो रिवीजन करना है तो पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं क्या चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसे यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे कौन से हैं, सागवन, सखुआ, शीशम, बांस, खैर, महुआ, आम आदि। चंदन और त्रिफला भी यहाँ पर मिलता है, ठीक है। इसके बाद फर्नीचर बनाने के लिए इन 3 को ध्यान रखने आपको। और सखुआ नाम की लकड़ी को कायम है रेलवे स्लीपर को, जो आपसे पूछा जाएगा, याद कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यहाँ पर वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर की लाने होती है। अब इसके बाद अपन ने ऊंचे पेड़ तो पाए नहीं जाते, कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। और जो वाला जो वन होते हैं जो काय से प्रभावित होता है, तो अत्यधिक चराई से प्रभावित होता है, ठीक है। इसके बाद यह MP, UP तथा महाराष्ट्र आदि में पाया जाता है। इसके बाद अपन ने देखा था कटीले वन। यदि हम कटीले वन की बात करते हैं या झाड़ियों की बात करती हैं तो 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जहां पर बबूल, खजूर, कैक्टस, नागफनी आदि के झाड़ियां या कांटेदार पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है, वनस्पति उगती है। और इंदौर से लेकर कुर्नूल, आंध्र प्रदेश तक एक अर्धाकार चंद्राकार पेटी में ये फैला है। इसके बाद यह गुजरात, राजस्थान और पंजाब आदि राज्य में भी उपस्थित वनस्पति पाई जाती है। इसके बाद आ गए थे अपन पर्वतीय वन। पर्वतीय वन ऊंचाई बढ़ने के साथ एक क्रमिक परिवर्तन होता है, जो उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन तक जाते हैं। और यहाँ आपने देखा था कि जो 1500 मीटर की ऊंचाई पर पेड़ बन पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, पर्णपाती होते हैं। और 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर एक कोणधारी या शंकु वन होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो लकड़ी पैदा होती है वो कैसी होती है, हल्की होती है। और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देवदार, स्प्रूस, सिल्वरफार और चीड़, ये वनस्पति याद जरूर रखना। 2800 से 4800 मीटर की जो ऊंचाई पर बन पाए जाते हैं उन्हें अपन अल्पाइन वन बोलते हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको मिटाकर एक लास्ट हेडिंग बचती है उसको अपन कर लेंगे, ठीक है। तो अगली हेडिंग हो जाती है आपकी 6वीं हेडिंग। वो 6वीं हेडिंग क्या हो जाती है आपकी ज्वारीय वन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन से वन हो जाते हैं आपके, ज्वारीय वन।
अच्छा, थोड़ा आपको समझना चाहिए जो ज्वारीय वन होते हैं वो क्या होते हैं। तो ज्वारीय वन का मतलब क्या होता है? तो ज्वारीय वन का मतलब होता है ऐसी वनस्पति जहाँ नदियाँ अपना पानी, जो नदियाँ जाती हैं और समुद्र में मिलती हैं, तो उनके मुहाने पर, किसके मुहाने पर? उन नदियों के मुहाने पर उगने वाली जो वनस्पति होती है वो वनस्पति अपनी ज्वारीय वन कहलाती है। बात समझ में आ गई ना? तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो ज्वारीय वन होता है तो जहाँ पर नदियों द्वारा, किसके द्वारा? नदियों द्वारा ताजा पानी समुद्र में मिलता है, या उसी को अपन क्या बोलते हैं? डेल्टा। आपको याद आ गया होगा, जहाँ नदियाँ मिलती हैं डेल्टा वाला क्षेत्र होता है, तो समुद्र मिलता है, तो वहाँ पर पाई जाने वाली, वहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? आपकी ज्वारीय वनस्पति कहलाती है। अब इसके लिए आपको दूसरा पॉइंट क्या याद करके रखना है? तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर ये वाले पॉइंट, तो आपने को पता है कि गंगा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, इससे सारी जो गंगा नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ होती हैं, इनके मुहाने पर पाई जाने वाली जो वनस्पति होगी वो कैसी वनस्पति होगी आपकी? तो ज्वारीय वन वाली वनस्पति होगी। तो आपको शॉर्ट में लिख लेते हैं अपन, गंगा, गोदावरी, कृष्णा के मुहाने पर उगने वाली वनस्पति, ठीक है, आदि और भी नदियां हैं, उनके मुहाने पर उगने वाली वनस्पति अपनी कौन सी है? तो ज्वारीय वनस्पति कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर पाए जाने वाले पौधे, यही आपको याद करके चलना है। तो एक आपको मैंग्रोव वन, जो कि सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, जो गंगा नदी का डेल्टा होता है, गंगा नदी का सुंदरवन डेल्टा होता है, वहाँ सुंदरी नामक पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है सुंदरवन। वो कैसे वन है? तो ज्वारीय वन है। वो कैसे वन है अपने? तो ज्वारीय वन है। तो सबसे पहला आपको मैंग्रोव वन, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? कैजुरानी। अब यही तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हीं को तो अपन को समझ के चलना है कि अपना कौन सा है, ठीक है। तो अपना दूसरा क्या हो जाएगा? कैजुरानी, सुंदरी केवड़ा, और अगला कौन सा हो जाएगा? सुंदरी केवड़ा, जिससे अगरबत्ती बनती है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। और बेंदी नामक क्या पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है या पेड़ पाए जाते हैं। क्या कौन कौन अपने? तो मैंग्रोव वन, कैजुरानी, सुंदरी केवड़ा और बेंदी नामक वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पर? तो ये पाई जाती है अपने डेल्टाई क्षेत्र में, इन्हें डेल्टाई वन भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ज्वारीय वन करते क्या है? तो ज्वारीय वन जो होते हैं वो समुद्री कटाव को रोकते हैं। पानी के द्वारा जो मिट्टी कटती ना, समुद्री कटाव को क्या करते हैं? रोकते हैं। क्या करते हैं? समुद्री कटाव को रोकते हैं। और अगला पॉइंट क्या याद करके चलना है कि ज्वारीय वन जो होते हैं वो जैव विविधता के लिए जाने जाते। किसके लिए जाने जाते? जैव विविधता यहाँ पर बहुत मात्रा में पाई जाती है, जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे जो हो गए हैं, जो छह अपन को भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति देखनी थी उसको देख लिया है। अब इसको आगे जाके थोड़ा सा और हल्के छोटे छोटे टुकड़ों में करके अपन पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लास्ट अपनी जो है अपनी ज्वारीय वन आपको लागू समझ में आ गया होगा। जो ज्वारीय वन होते हैं जहाँ पर नदियों द्वारा ताज़ा पानी समुद्र में मिलता है या डेल्टाई क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति होती है, वो ज्वारीय वन कहलाती है। मान में डाल लो, रटो नहीं, सीखने हैं अपन को। और वहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी? ज्वारीय कहलाती है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा के मुहाने पर उगने वाली वनस्पति होती है। और यहाँ पर मैंग्रोव, कैजुरानी, सुंदरी, केवड़ा, बेंदी नामक वनस्पति या पेड़ पौधे वन पाए जाते हैं। ज्वारीय समुद्री कटाव को रोकते हैं। जो ज्वारीय वन होते हैं, ज्वारीय पेड़ पौधे होते हैं, वो किसको कहते हैं? समुद्री कटाव को रोकते हैं और ये जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं।
जो यहाँ पर जैव विविधता पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, 6 ही अपन ने जो वनस्पति है भारत की उसको अपन ने देख लिया है। अब आपको थोड़ा सा एक बात और बता दें, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते चलिए, आप लोग पीछे की वीडियो जरूर देखते चलिए, जो नए व्यूअर हैं वो लोग अच्छी तरह से समझते चलिए, पीछे से पढ़ के जरूर आ जाएं। और वीडियो तो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते चले, आपको क्या करना है, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। प्लीज़ जो भी वीडियो को देख रहा हो वो अपना शेयर जरूर करते चले, और जो नए व्यूअर हैं वो आप लोग वो लोग भी क्या करें, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन कैसा मिल जाता है आपके लिए। जिस तरह हवा पानी मिट्टी इम्पोर्टेंट है, इसी तरह हमारे लिए वनस्पति भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं और आपको ज़रूर मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते भी हैं, पेपर में आते भी हैं, क्योंकि जब आपको पता चलता है पेपर में क्वेश्चन आ जाता है और छूट जाता है तो बहुत दुख होता है, पश्चाताप होता है। इसलिए गलती ना करें, इसको अच्छी तरह से पढ़ते जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।